Hello students, welcome to class of physics. I am Deepak sir, your physics faculty. Today we are going to discuss differentiation. Okay, why we use differentiation? What does it means? ठीक है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में, लेकिन इसका यूज क्या है? ओके, तो पहले मैं बता दूं डिफरेंशिएशन विद द पार्ट ऑफ कैलकुलस. ओके, दिस इज कैलकुलस जो कि एक मैथमेटिक्स का पार्ट है. ओके, जो मैथमेटिक्स यूज होती है बच्चों, वेरिएबल एंड रिलेशन एंड एक्सप्रेशन which is used for various physical quantity. In physics. Okay, दोबारा से differentiation with a part of calculus. This is the path of mathematics जो कि हम लोगों को वेरिएबल रिलेशन एंड एक्सप्रेशन देता है, विच इज यूज फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स, जो कि हम लोग फिजिक्स में यूज करने वाले हैं. ओके, अब अगर मैं बात करूं कैलकुलस, तो कैलकुलस यूज किया क्यों गया, आइए देखते हैं. पहले मैं बात बता दूं कैलकुलस की, तो कैलकुलस हैविंग टू पार्ट, द फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड इंटीग्रेशन. फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स होता है बच्चों, वो होता है इंटीग्रेशन. लेकिन आइए पहले देख लेते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है. तो डिफरेंशिएशन का मैं मीन बता दूं, दिस इज ब्रेकिंग, और इसका मतलब होता है बच्चों जॉइनिंग, यानी कि तोड़ना एंड जोड़ना. डिफरेंशिएशन में तोड़ा जाता है और इंटीग्रेशन में जोड़ा जाता है. किसको तोड़ना किसको जोड़ना, तो इसमें तोड़ा जाता है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी को भी, और इसमें भी फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा जाता है. यानी कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी का हमें कोई मेजरमेंट निकालना है, तो वो निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग और यहां पर इन टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग. आइए कुछ एग्जांपल से समझें. मान के चलिए ये आपको एक रॉड दे रखी है हैविंग लेंथ L. दिस इज द रॉड जिसकी लेंथ है L. ठीक है, ओके. अब आपसे बोला जाए इस पार्ट को बताइए इसकी लेंथ कितनी होगी, इस वाले पार्ट की लेंथ कितनी होगी. तो कैसे बताएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक करके इसको बाहर निकालेंगे. ठीक है, दिस वन. अब ब्रेक करके जैसे हमने इसको बाहर निकाला, तो इस टर्म का हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन. जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि अगर मुझे इस पार्ट की लेंथ निकालनी है, तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, बिना डिफरेंशिएशन के हम लोग नहीं निकाल सकते. क्लियर हो गया. या तो आपके पास इतना बड़ा स्केल हो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं. हम तो इतनी भी बोल सकते हैं, ये लेंथ निकालो, कैसे निकालेंगे, इतनी लेंथ निकालो, कैसे निकालोगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, इस लेंथ को ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद ये जो पार्ट है इसकी अगर मुझे लेंथ निकालनी है, देन वी कैन यूज डिफरेंशिएशन. ओके, दिस वन. अब अगर मैं इसी को बोलूं कि अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी लेंथ में इसको डिवाइड कर दूं, मान के चलो ये वैल्यू हो गई x1, बाकी का x2, ऐसे ही मैंने xn तक ले लिया, x1, x2, x3 डॉट 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 xn. ब्रेक कर लिया n टर्म्स में, और n टर्म्स को ब्रेक करने के बाद सबको ऐड कर दिया, तो जो वैल्यू आएगी बच्चों, दिस इज x या L, दिस इज टोटल लेंथ
ऑफ द रॉड। तो हमने क्या किया, उन पार्ट्स को जोड़ा। जब पार्ट्स को जोड़ा तो पार्ट को जोड़ना, देखिए यहां पर दिस इज जॉइनिंग, यानी कि अगर मुझे इस लेंथ की या इस रॉड की टोटल लेंथ निकालनी है तो विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, और अगर इसकी एक छोटी सी मुझे लेंथ निकालनी है, बहुत छोटी सी, तो उसका यूज करेंगे बच्चों हम लोग ब्रेक करके विद हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। ये होता है बच्चों इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का यूज, जो कि कैलकुलस बताता है। ठीक है, दिस ओके। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। 10th क्लास में आप लोगों ने कांस्टेंट एंड वेरिएबल पढ़ा होगा। ठीक है, समझ लेते हैं कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। मान के चलिए कोई लड़का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड से दौड़ रहा है। आफ्टर टी टाइम टी उसने जो अपनी स्पीड है वो इंक्रीज कर ली या डिक्रीज कर ली। यहां उसकी स्पीड मान के चलो v, और यहां आके एक टी टाइम के बाद उसने अपनी स्पीड या तो इंक्रीज कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, ट्रैफिक मिल गया या कोई भी रस है तो अपनी स्पीड को क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा, एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं दौड़ पाएगा। ठीक है, यहां पर देखें इस एग्जांपल से, तो बच्चों इस लड़के का जो मास है क्या वो वेरी करेगा टी टाइम के बाद? नहीं, मास वेरी नहीं करेगा एवर। लेकिन टी टाइम के बाद क्या चीज चेंज हो रही है, आफ्टर टाइम टी उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूस वेरी कर रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो अगर मैं इसको इस कंडीशन से सेटिस्फाई करूं तो कांस्टेंट क्या होगा, टाइम, स्पीड या मास? तो डेफिनेटली मास इज कांस्टेंट। क्लियर, मास यहां क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। लेकिन अगर मैं टाइम की बात करूं और स्पीड की बात करूं, ये दोनों ही टर्म बच्चे वेरिएबल है। टाइम एंड स्पीड, क्लियर, टाइम एंड स्पीड बोथ आर वेरिएबल। ओके, यहां अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं बच्चों, तो कांस्टेंट दो तरीके के होते हैं, एक परमानेंट कांस्टेंट, ठीक है, और एक टेम्पररी कांस्टेंट। परमानेंट कांस्टेंट दैट इज जी, वैल्यू ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ पाई, कांस्टेंट कोई भी नंबर या ई की बात करूं तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और टेम्पररी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कोई भी वैल्यू हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू। ठीक है, दिस वन। ओके, जैसे लेट अस सपोज दैट f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, दैट इज पावर इज इक्वल टू f इंटू v। तो यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, देन वी कैन यूज कांस्टेंट k, दिस वन। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था 2 पाई रूट L बाई जी, तो 2 पाई भी तो कांस्टेंट। ओके, 2 पाई भी तो कांस्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम एंगल कितना गेन कर सकता है, 360 डिग्री, तो कांस्टेंट, परमानेंट। यहां के की वैल्यू टेम्पररी, बात समझ में आ गई, दिस वन। तो इस तरीके से हम लोग टेम्पररी और परमानेंट कांस्टेंट को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात आती है बच्चों वेरिएबल की। तो वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वन कांस्टेंट, जो कि दो तरीके के, एक बच्चों परमानेंट कांस्टेंट एंड सेकंड क्या पढ़ा था बच्चों, टेम्पररी कांस्टेंट। ये यूनिवर्सली कांस्टेंट हो वो आपका परमानेंट, और टेम्पररी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो प्रैक्टिकली
उसकी वैल्यू कांस्टेंट ले लें, वो आपका टेम्परेरी, ठीक है, कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट बात की बच्चों हम लोगों ने वेरिएबल की। These are two variables, independent and dependent. Independent variable, let us suppose x, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों ने मान लिया y। समझना एक एग्जांपल से, अगर मैं x की कोई भी वैल्यू दे दूं, कोई भी वैल्यू रख दूं, 2 रख दूं, 4 रख दूं, 5 रख दूं, वो कैसी होगी? इंडिपेंडेंट है। आप उसको अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, बात समझ में आ गई। लेकिन y एक ऐसी वैल्यू है जो कि किसी अदर वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। देखिए जरा, अगर सपोज करो मैंने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब अगर मुझे x की वैल्यू 1 रखना हो तो y की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 3। तो क्या y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है? यस, डेफिनेटली किसकी वैल्यू पे डिपेंड कर रही है? x की वैल्यू पर। यानी कि जो x हो गया बच्चों वो हो गया इंडिपेंडेंट, और जो y है आपका वो की है डिपेंडेंट। तो दिस इज डिपेंडेंट एंड दिस इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर आप लोग बात करें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जो वेरिएबल किसी पर भी डिपेंड नहीं करते वो इंडिपेंडेंट, और वो वेरिएबल जो कि डिपेंड्स करते हैं इंडिपेंडेंट पर, उसको बोला जाता है बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अगर x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो दैट इज y की वैल्यू भी क्या हो जा रही है? चेंज हो जा रही है, ठीक है। ऐसे वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? अगर मैं बताऊं इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो ये दोनों क्या है बच्चों? वेरिएबल। तो बोल सकते हैं रिलेशन इन वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन, इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन बताऊं तो वो क्या बताता है? फंक्शन बताता है, ठीक है। क्या होता है फंक्शन? कैसे लिखेंगे इसको? देखें जरा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इसका मैथमेटिकल नोटेशन है। y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब y विद द फंक्शन ऑफ x, y विद द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। मतलब क्या है इसका? अगर मैं x की वैल्यू बदलूं तो y की वैल्यू बदल जाएगी। यानी कि ये फंक्शन क्या दिखा रहा है? रिलेशन बिटवीन y एंड x, रिलेशन बिटवीन y एंड x, दैट इज वेरिएबल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको मैथमेटिकल नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां बच्चों x क्या है? इंडिपेंडेंट, और y है यहां पर डिपेंडेंट। क्लियर? अगर मैं x की वैल्यू बदलूं तो डेफिनेटली y की वैल्यू चेंज होने वाली है। तो ये y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वही क्या है बच्चों? हमारा फंक्शन है, दिस इज। तो दोनों के बीच में रिलेशन बताने का काम कौन कर रहा है? दैट इज फंक्शन। या बोल सकते हो रिलेशन इन वेरिएबल इज फंक्शन, दिस वन। जैसे आप समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। तो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है बच्चों? फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और इस फंक्शन को आप फिजिक्स में 4 तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है बच्चों या एल्जेब्रिक फंक्शन, सेकंड बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, थर्ड
लॉगरिथम या लॉगरिथमिक, एंड द फोर्थ वन एक्सपोनेंशियल। ठीक है, दिस वन। आप लिखेंगे कैसे इसको, एक एक एग्जांपल देख लें। y इज इक्वल टू 3x² x प्लस 3, ये आपका एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री। y इज इक्वल टू cos x, y इज इक्वल टू sin x या tan x, log y इज इक्वल टू log x बेस e। ठीक है, या यहां पर बेस लिखें, ये एग्जांपल है बच्चों इसके। एंड एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, यहां e बच्चों आपका कांस्टेंट, अगर मैं x को बदलूं तो y भी बदल जाएगा। ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बच्चों ये 4 टाइप्स होते हैं जो कि आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। दैट द फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, दिस वन। ओके, देखिए जरा इसको। ठीक है, हर स्टेप को देखिएगा, समझने की कोशिश करो। ये आप लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हैं वो अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फिजिक्स में इसका यूज है, इसलिए हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं इसको। बाकी कैलकुलस आप मैथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, आगे देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग डिफरेंशिएशन को कैसे समझ सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिस वन। अभी हम लोगों ने जनरल नोटेशन पढ़ा था। जनरल नोटेशन फॉर फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू fx। ठीक है, आप देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिस इज केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, x एंड y, ये दो एक्सेस हम लोगों ने एक प्लेन ले लिया। ठीक है, और दिस इज केस नंबर सेकेंड। x एंड y, एंड द केस नंबर थर्ड। ठीक है, अगेन x एंड y। ठीक है, यहां पर हमने कोई भी एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनाया, स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, तीनों में हमने एक स्ट्रेट लाइन कर्व बना लिया। अब ये स्ट्रेट लाइन कर्व पर हमने कोई भी y एक्सिस पर दो वैल्यू y2, y1, इसी तरीके से x पर भी कोई भी दो वैल्यू x1 और x2। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर डाला हमने और ये परपेंडिकुलर से मिला दिया। ठीक है, दिस वन। तो ये क्या होगा बच्चों, डेल्टा y, और ये होगा बच्चों डेल्टा x। इस डेल्टा का मतलब चेंज इन y, और यहां पर डेल्टा x दैट इज चेंज इन x। ठीक है, इसलिए हम लोग डेल्टा यूज करते हैं। डेल्टा का मतलब चेंज इन। ठीक है, ओके। अब यहां देखो कुछ ना कुछ एंगल थीटा बन रहे हैं। अगर इस पॉजिटिव x के साथ किसी भी ग्राफ का, दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन कर्व का इस पॉजिटिव x के साथ जो एंगल थीटा बन रहा है, उस एंगल थीटा को हम लिख सकते हैं दिस इज tan थीटा। क्यों? क्योंकि ये क्या दिखा रहा है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है,
दिस वन। तो इस स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल थीटा बन रहा है उसको बोला जाता है बच्चों स्लोप। दिस इज स्लोप। ठीक है, अच्छा जरा यहां देखें, कोई भी दो वैल्यू y2 एंड y1, इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया ऑन द एक्स एक्सिस। दिस इज x1 एंड दिस इज x2। ये हो गया बच्चों डेल्टा x और ये डेल्टा y, ठीक है, और ये कुछ एंगल बना थीटा। जरा यहां देखें, y2 y1 एंड दिस इज x1 एंड x2, और यहां पर भी एक एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, इन तीनों के बनाने का रीजन क्या है जरा देखें। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसको बोल सकता हूं दिस स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। दिस इज, यहां पर भी मैं लिख सकता हूं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यहां पर भी लिख सकता हूं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो बच्चों यहां पर देखो, यहां जो चेंज हो रहा है वो इसके कंपेयर में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और यहां जो चेंज हो रहा है वो इसके कंपेयर में ज्यादा हो रहा है, दिस वन। तो क्या यहां इन दोनों के कंपेयर में जो चेंज है बहुत छोटा हो रहा होगा? स्मॉल rate of change, the small rate of change, या बोल सकते हैं स्मॉल एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन इसके कंपेयर में इन दोनों में जो चेंज हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं एक चौथा कर्व बनाऊं, यहां मैंने दो वैल्यू बहुत नजदीक ली, बहुत बहुत नजदीक, इनफाइनाइटली स्मॉल, दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल, बाई 1 एंड बाई 2, बहुत छोटी ली, बहुत माइक्रोन नैनो में, बहुत छोटी, ठीक है, ओके, बहुत छोटी ली जिसको हमें जूम करके देखना पड़ रहा है। जूम करके हमें क्या दिखाई दे रहा है? पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट। तो यहां जो चेंज हुआ है बच्चों, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, दिस वन। तो यहां मैं बोल सकता हूं डेल्टा एक्स जो चेंज हो रहा है वो वेरी स्मॉल, या टेंस टू 0। टेंस टू 0 का मतलब बच्चों जीरो नहीं होता, ठीक है, जीरो से बहुत छोटा सा बड़ा। हम लोग बोल सकते हैं एक वैल्यू अगर 1 है तो इसकी जो वैल्यू होगी 0.0000001, इतना चेंज हो रहा है सिर्फ, ठीक है, लेकिन चेंज तो हो रहा है, बहुत छोटा चेंज हो रहा है, क्लियर। जरा मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है डेल वाई ओवर डेल एक्स, और ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है यहां पर देखिए ये जो चेंज हो रहा है बहुत छोटा हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है। इसको इतना बड़ा ना लिखते हुए हम इसने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको बहुत छोटा सा लिख लेते हैं। दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हियर एक्स बी द डेरिवेटिव, differentiation of y with respect to x, this one, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हैं,
दिस इज, ठीक है। तो डेल वाई ओवर डेल एक्स इज व्हाट, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और यहां डी वाई ओवर डी एक्स ये भी क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज, लेकिन बहुत छोटा, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो फर्स्ट वन, एवरेज रेट ऑफ चेंज del y over del x, and the second one, instantaneous rate of change is called dy over dx, या इसको शो करते हैं dy over dx। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x और द डेरिवेटिव ऑफ x, दिस इज, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझे बच्चों, ये होता है बच्चों एक्चुअली डिफरेंशिएशन, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डिफरेंशिएशन। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताऊं बच्चों इसकी, ये कोई ग्राफ मान के चलिए हमने ये बना लिया, दिस वन, ठीक है, ये आपने ग्राफ बना लिया। अब इसके कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लें जो कि y और y1 और y2 पर लाई कर रहे हैं, ऐसा माने y1 और y2 पर लाई कर रहा है, और ये x1 एंड x2, ठीक है। और इसको अगर मैं इससे मिला दूं तो चलेगा, क्योंकि ये हो जाएगा डेल y और ये हो जाएगा डेल x। तो इसका स्लोप अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यही होगा, इन दोनों को पॉइंट को मिलाने वाला, दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप तो तब बनेगा जब हमारे पास ये लाइन होगी और ये एंगल कुछ थीटा होगा, क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये दो पॉइंट पे लाई कर रहा है, इसके बीच में जो वैल्यू आ रही है वो dy ओवर dx आ रही है। तो बच्चों इसको बोला जाता है, दिस इज p एंड q सीकेंट, सीकेंट। और ये सीकेंट हमेशा आपको देता है एवरेज टर्म या एवरेज रेट ऑफ चेंज। दिस वन, दिस वन, दिस वन, they all are average rate of change, 1, 2 and 3। तो सीकेंट हमेशा क्या देगा बच्चों, एवरेज रेट ऑफ चेंज। देखें जरा, अब इसी को अगर मैं मान के चलिए दूसरा पॉइंट, इसी ग्राफ की बात करूं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट में अगर ये ले लूं, इसको मिलाऊं तो डेफिनेटली कुछ ये बनेगा, और यहां जो चेंज है वो छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन किसको पॉइंट को मिल रहा है, इन दो पॉइंट को मिल रहा है, तो P और Q यहां पर भी क्या है, सीकेंट। तो ये सीकेंट क्या बता रहा है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अगर मैं इस पॉइंट को यहां ले आऊं, इसके जस्ट बराबर में, तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, दिस वन। यहां भी कुछ ना कुछ एंगल थीटा बन रहा है, लेकिन इससे छोटा है। यहां जो चेंज हुआ है वो इसके कंपेयर में छोटा, और यहां जो चेंज हुआ है इन दोनों के कंपेयर में बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, उसी पॉइंट के जस्ट बराबर में, बिल्कुल जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाए, वहां मैं ले लूं दिस वन, एक ये और उसके बराबर में। तो इस पर जो ग्राफ बनेगा बच्चों, इन दोनों को मिलाने वाला ये बनेगा, ठीक है, दिस वन। तो यहां आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट दिखाई देगा, दिस वन, दिस पॉइंट। क्यों, क्योंकि अब जो x में जो चेंज था वो लगभग कितना हो चुका है, 0 हो गया है। लेकिन 0 नहीं है, लगभग 0 के बराबर है, यानी कि बहुत पास में है, दिस वन। अब अगर इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को सीकेंट बोलते हैं। अब ये एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है, और जो ग्राफ एक पॉइंट को लाई करता है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ग्राफ, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस ग्राफ, और दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट P, टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना दूं दिस वन, और किसी भी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, और अगर मैं इस रेडियस की बात करूं, तो ये हमेशा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। ठीक है, दोबारा से सीकेंट इज एवरेज टर्म, यानी कि ये हमेशा क्या दिखाता है, एवरेज। और अगर ये ग्राफ एक पॉइंट को टच होते हुए जाए तो वो बताता है इंस्टेंटेनियस, यानी कि यही वो चेंज हो रहा है इसी पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, दैट इज डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टू 0। तो यहां dy ओवर dx कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, डेल y ओवर डेल x कन्वर्टेड इनटू dy ओवर dx, दिस इज। ठीक है, तो टेंजेंट क्या दिखाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस, और सीकेंट क्या दिखाएगा बच्चों, एवरेज। तो दिस इज होल अबाउट डिफरेंशिएशन with the help of graphical representation or the general function notation। ठीक है, अच्छे से देखें इसको। ओके, हो गया बच्चों। आइए देखते हैं एवरेज टर्म को एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखें, इस पॉइंट की बात करूं बच्चों, तो दिस इज y1 और ये हो गया बच्चों y2। ठीक है, ये डेफिनेटली x1 और ये x2। तो y1 की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x1 पर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, y1 बी द फंक्शन ऑफ x1 और y2 बी द फंक्शन ऑफ x2। ठीक है, दिस वन। ओके, ठीक है, जरा देखें इसको नोटेशन, किस टाइप से इसका नोटेशन हम लोग लिख सकते हैं। डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो क्या लिख सकते हैं, डेल, दैट इज y या f x2 माइनस f ऑफ x1। देखें जरा, f x2 फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। ठीक है, इस तरीके से x2 माइनस ऑफ x1। ठीक है, अब अगर इसको लिखना चाहें f, तो x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x2 में चेंज कितना आया, डेल्टा x। ठीक है, तो x2 दिस इज x1 प्लस डेल्टा x, x1 में चेंज कितना आया, डेल्टा x, तभी तो x2 हुआ, छोटा सा चेंज, माइनस इसको क्या लिख सकते हो, f ऑफ x1, और दिस इज x2 माइनस x1 इज व्हाट, डेल्टा x। दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, देखो। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीट डिफरेंशिएशन फॉर बिट्स। ओके, अच्छे से देखें इसको, इसके टर्म्स को समझें, इसकी एनालॉजी को समझें। ठीक है, अब मैं इस पर एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखें जरा, मान के चलिएगा ये दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लीजिएगा, ये दे रखा है। आपसे बोला dy ओवर dx फाइंड करिए, dy ओवर dx फाइंड करिए। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, देखिए, d ओवर dx, y की जगह वैल्यू क्या रखोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां देखें, इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 2 ओवर डी एक्स। देखें जरा इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने डेरिवेटिव के साथ। अब यहां देखो, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, y का विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये जो पावर है बच्चों वो ऊपर आ जाएगी, यानी कि बाहर, और इस पावर से 1 माइनस कर दिया जाएगा। पावर बाहर, अगर मैं इसको फॉर्मुलाइज करूं तो देखें जरा इसको,
x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। पावर आगे आ गई, उसमें से 1 माइनस हो गया, तो 2x दैट इज 2 माइनस 1, तो क्या बचेगा बच्चों? 2 ऑफ x। किसका? सिर्फ इस वाले टर्म का। लेकिन अभी ये वाला रह गया। यहां देखें, 2 बी द कांस्टेंट, नंबर ऑलवेज कांस्टेंट, तो 2 बी द कांस्टेंट, और ये दे रखा है x का। अब किसी भी कांस्टेंट का किसी भी डेरिवेटिव के साथ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, दिस वन। यहां 100 हो, 200 हो, 1000 हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके साथ अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर हो गया? अच्छा, और जरा देखिए एग्जांपल्स। मान के चलिए वेलोसिटी दे रखी है 3t प्लस 1, 3t प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वेलोसिटी का? हम लोगों को पता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी दैट इज dv ओवर dt, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है विद द टाइम, तो टाइम क्या हो गया? इसका डेरिवेटिव, यानी कि v का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू टाइम कैसे करेंगे देखें जरा। तो यहां पर d ओवर dt इज इक्वल टू 3, ये क्या दे रखा है बच्चों? t, तो जरा देखें इसको लिखने का तरीका, d ओवर dt, v की वैल्यू 3t प्लस d ओवर dt, यहां पर कितना दे रखा है? 1। तो पिछली बार की तरह जो 1 है वो कैसा है? 0, क्यों? क्योंकि यहां कांस्टेंट है। ठीक है, यहां तो सीधे सीधे वैल्यू इसकी 0 हो गई, लेकिन यहां देखते हैं, यहां पर भी 3 आ रहा है, लेकिन 3 टाइम का कोफिशिएंट है। 3 टाइम का क्या हो गया? कोफिशिएंट। हियर दिस इज कोफिशिएंट ऑफ टाइम। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके रेस्पेक्ट जब ये कांस्टेंट होगा बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा? इससे बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या? dt ओवर dt। ठीक है, dt ओवर dt। और आपको पता है टाइम का डिफरेंशिएशन टाइम के फंक्शन में, सॉरी टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड। दिस इज क्लियर? अच्छे से समझ लीजिएगा, जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा, वो क्या आ जाएगा? उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन से पहले आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। ओके, और देखिए ये दे रखा y बराबर 100t। ठीक है, समझे इसको, y बराबर 100t। तो आपको डिफरेंशिएशन अगर पूछा जाए dy ओवर dt निकालें, निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां t क्या हो गया? डेरिवेटिव, यानी कि y का डिफरेंशिएशन किस में करना है? t में करना है, कर सकते हैं। y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो d ओवर dt, सॉरी y की जगह रखेंगे 100t। 100 क्या हो गया? अभी तो कोफिशिएंट ऑफ t, टाइम का क्या हो गया? कोफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा? 100 बाहर, तो ये आ जाएगा dt ओवर dt। dt ओवर dt इज व्हाट? 1, तो आंसर 100। ठीक है, छोटे छोटे सवाल समझे आसानी से, तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, और देखें या अब अगर मान के चलो x की वैल्यू दे रखी है 20t टू द पावर 5, ये दे रखी है। पूछा जाए dx ओवर dt निकालो। अब x की वैल्यू t पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, dx ओवर dt, तो कैसे लिखेंगे? d ओवर dt, x की जगह 20t टू द पावर 5, दिस वन। तो 20 बी द कोफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 5, ये बाहर आ जाएगा,
और यहां आएगा t ओवर dt t टू द पावर 5। ठीक है, इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया आपको, पावर पहले और पावर में से 1 माइनस। कैसे करेंगे? 20 एज इट इज, 5 इंटू टी 5 माइनस 1, सो इस विल 5 इंटू टी टू द पावर 4। अब यहां इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 100 टी टू द पावर 4, 100 टी टू द पावर 4 विद द आंसर। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले आपको दे रखे होंगे एज अ फंक्शन। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ें, आपकी बुक्स में दे रखे होंगे। और इस फंक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर करते हैं। ओके, थैंक यू।